सो इस एपिसोड में म्यूचेन मिलने वाला है लोली के एक बहुत बड़े दुश्मन से और उस क्लैन के लोग बाद में भी उसके लिए बड़ी परेशानियां खड़ी करेंगे। हाउएवर चलो हम पहले जान लेते हैं कि क्या म्यूचेन उस डील को एक्सेप्ट करेगा जिसकी वजह से मिरर्ड फिनिक्स एकेडमी का ग्रुप उसके पास आया होता है। और हाँ, अगर इससे पहले आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख लेना। तो हम करते हैं सीधा उसी सवाल से शुरू। वैंग चिंगशुआन फुल सीरियस मोड में आके म्यूचेन से पूछती तो बताओ कैप्टन म्यू, क्या तुम इस डील को एक्सेप्ट करते हो? वैंग चिंगशुआन के सवाल पे म्यूचेन कुछ देर तक सोचता रहता है। टूर्नामेंट अब तक धीरे धीरे डेंजरस स्टेज में एंटर कर रहा था। एक के बाद एक पावरफुल ग्रुप सामने आते जा रहे थे जिनकी स्ट्रेंथ पांचों ग्रेट एकेडमीज की टीम से भी कम नहीं थी। जेनजिंग का ग्रुप इसका क्लियर एग्जाम्पल होता है और ऐसे ग्रुप्स बस एक ही दो नहीं हो सकते थे। इस शैटर्ड कॉन्टिनेंट पे अनेकों एंशिएंट रेमिनेंट्स मौजूद हैं। किसी भी ऑर्डिनरी ग्रुप को अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उनकी स्ट्रेंथ अचानक से बढ़ जाएगी। इस समय ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स हैवली कंप्लीशन लेट स्टेज पे थे। इन्हें अब क्रॉस करना होता है तीनों सॉवरन की ट्रिबुलेशंस को। बेसिकली इन ट्रिबुलेशंस में सालों की कल्टीवेशन नहीं लगती बल्कि इन्हें सक्सेसफुली पार करना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए वो डिवाइन पैलेस का मेन रेमिनेंट बहुत जरूरी था। वहां मिलने वाली इनहेरिटेंस म्यूचेन के पूरे ग्रुप को तेजी से स्ट्रॉन्ग बना सकती थी, लेकिन इतने वैल्यूएबल रेमिनेंट नेचुरली अनेकों और भी पावरफुल एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन में वैंग चिंगशुआन की टीम के साथ कोलैबोरेट करना ये डेफिनेटली एक फायदे का सौदा था। म्यूचेन उसकी तरफ से देख के बोलता है, तुमने कोलैबोरेशन के लिए हमें क्यों चुना? तुम्हारी स्टैंड के साथ कई पावरफुल ग्रुप्स अवेलेबल होंगे। वैंग चिंगशुआन स्माइल के साथ जवाब देती है, क्योंकि मुझे लोली पे भरोसा है। फिर वो एक टीजिंग टोन में कहती है, या कैप्टन म्यूचेन आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैं लोली की जगह तुम में इंटरेस्टेड हूँ? ये सुन के म्यूचेन के एक्सप्रेशन ऑकवर्ड हो जाते हैं। वो जानता था वैंग चिंगशुआन जैसी प्राउड लड़की ये किसी भी मर्द के लिए अपने डिसीजन को आसानी से बदलेगी नहीं। वैंग चिंगशुआन आगे कहती है, लोली ने स्पेशल रोड में मेरी हेल्प की थी। शायद उसके लिए बात बड़ी नहीं थी, लेकिन मैं उसका फेवर भूल नहीं सकती हूँ और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से जानती हूँ। वो फिर म्यूचेन को ऊपर से नीचे तक देख के बोलती है, जहाँ तक बात रही तुम्हारी, हमारी फाइट से मुझे पता चल चुका है कि तुम भी बिल्कुल यूजलेस नहीं हो, इसलिए तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन में हमें कोई लॉस नहीं होगा। म्यूचेन अपने सिर को हिला के बोलता है, इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए थैंक यू। वैंग चिंगशुआन सीरियस आवाज में जवाब देती है, मुझे मर्दों से कोलैबोरेट करना पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें ऑनर फील करना चाहिए। म्यूचेन कुछ बोल नहीं पाता। उसे देख के लोली हल्का सा हंस पड़ती है। थोड़ा सा और गहराई से सोचने के बाद म्यूचेन फाइनली एग्री कर लेता है। वो कहता है, ठीक है, ये कोलैबोरेशन हमें मंजूर है। फिर वो अपने पीछे खड़े तीनों मेंबर्स की तरफ एक इशारा करता है और बताता है, यह शू हुआंग, जाओ चिंगशन और म्यू फेंगयांग तीनों अभी ह्यूमन बॉडी ट्रिबुलेशन को पास कर चुके हैं। वैंग चिंगशुआन बस एक नजर इनके ऊपर डाल के अपने सिर को हिला देती है। उसके इनडिफरेंट रिएक्शन को देख के तीनों के चेहरों पे कड़वाहट से भरी स्माइल्स आ गई थी, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते थे। अब इन्हें समझ में आ गया था कि लोली कितनी इजी गोइंग है, मतलब लोली इनसे कितनी रिस्पेक्ट से बात करती है, वरना वो लोली के सामने कुछ भी नहीं है। वैंग चिंगशुआन अब बस उन्हीं लोगों पे ध्यान दे रही थी जो उसकी नजर में इम्पोर्टेंट हो। इसके बाद वैंग चिंगशुआन अपने टीममेट्स को इंट्रोड्यूस करती है। दोनों आइडेंटिकल सी दिखने वाली ट्विंस की तरफ इशारा करके कहती है, यह है पिनर और लेयर। हालांकि ये दोनों भी अभी बॉडी ट्रिबुलेशन तक ही पहुंचे हैं, लेकिन अगर साथ में फाइट करते हैं तो ये इवन एक स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रिबुलेशन एक्सपर्ट को भी भागने पे मजबूर कर सकते हैं। फिर वो उस गोल्डन बालों वाली लड़की की तरफ इशारा करके बोलती है, ये है शूलिंग। ये स्ट्रेंथ बेस्ड डीटीटीएस स्पिरिचुअल आर्ट और बॉडी रिफाइनमेंट डीटीटीएस स्पिरिचुअल आर्ट को कल्टीवेट करती है। एक बार किसी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रिबुलेशन एक्सपर्ट ने इसे छेड़ने की कोशिश की थी। फिर शूलिंग के बस एक ही पॉइंट से वो माउंटेन में घुस गया। वैंग चिंगशुआन फिर शू हुआंग और बाकी दोनों को देख के बोलती है, तुम्हारे ग्रुप में म्यूचेन और लोली के अलावा कोई इसका मैच नहीं है। ये सुन के शूलिंग ने बस अपने सर को हिला दिया था। शू हुआंग, जाओ चिंगशन और म्यू फेंगयांग थोड़े से एम्बेरेस हो जाते हैं। फिर वैंग चिंगशुआन आखिरी लड़की की तरफ इशारा करती है जो कि अब तक शांति से खड़ी हुई थी। वो कहती, यह है आन्या। इसके पास इतने स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स हैं कि इसे डिफीट करना बहुत मुश्किल है। ये सुन के आन्या के चेहरे पे एक शर्मीली स्माइल आई थी और उसके दोनों गालों पे दिखाई देते हैं छोटे छोटे डिंपल्स। फिर वैंग चिंगशुआन कैजुअली आगे कहती है, और मेरे टीम के चारों मेंबर्स कभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रिबुलेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सुन के म्यूचेन इंप्रेस हो जाता है। उसे पूरी तरह से समझ में आ गया था कि वैंग चिंगशुआन की टीम रैंकिंग में फर्स्ट क्यों है। इनका हर एक मेंबर लगभग एक स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रिबुलेशन के लेवल का था। अगर दोनों ग्रुप्स के बीच में सीरियस फाइट होती है तो भले म्यूचेन और लोली अपने अपोनेंट्स को रोक लेते, तभी शू हुआंग और बाकी दोनों की बहुत बुरी हालत हो जाती, और इसीलिए डिवाइन वुड पैलेस की इनहेरिटेंस इनके लिए और भी जरूरी है। म्यूचेन बस खुद को ही नहीं बल्कि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के पूरे ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। म्यूचेन फिर वैंग चिंगशुआन से पूछता है, और तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ क्या है? ये लड़की ऊपर से तो स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रिबुलेशन में लग रही थी, लेकिन म्यूचेन उसकी बॉडी से कई ज्यादा डेंजरस फीलिंग फील करता है। क्लियरली वो बहुत सारी
सारी स्टैन को छिपा रही है। इस सवाल को सुन के वेंग चिंगशुआन के चेहरे पे क्राफ्टी स्माइल आती है। वो कहती है अगर तुम मुझे अपने सीक्रेट्स बताओगे तो मैं भी इसके बारे में सोच सकती हूँ। ये सुन के म्यूचेन की भौहें सिकुड़ जाती है। वो पूछता है मेरे कौन से सीक्रेट्स। वेंग चिंगशुआन उसे ध्यान से देखते हुए कहती है तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बेहद पावरफुल प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन लगता है अब भी वो जागी नहीं है। ये सुनते म्यूचेन का दिल कांप जाता है। क्या ये नाइन नेदर के बारे में बात कर रही है? इस समय नाइन नेदर वर्ड यानी कि जुयू अभी ट्रांसमिशन के बीच में थी, फिर भी वेंग चिंगशुआन ने उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लिया। उसकी सेंसिंग एबिलिटी सच में टेरिफाइंग है। लेकिन अगली मोमेंट में वेंग चिंगशुआन हाथ वेव करके बोलती है छोड़ो, मैं मजाक कर रही थी, तुम सीक्रेट्स बता भी दो, मैं तब भी तुम्हें अपने राज नहीं बताऊंगी। फिर वो लोली की तरफ देख के पूछती है लेकिन लोली को जरूर बता सकती हूँ, जानना चाहोगी? ये सुन के लोली स्माइल के साथ अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है कि हर किसी के पास अपने सीक्रेट्स होते हैं। वेंग चिंगशुआन कैजुअली पूछती है क्या म्यूचेन ने अपने सारे सीक्रेट्स तुम्हें बताए हैं? लोली अपनी क्लियर आंखों से म्यूचेन को देखती है, फिर शांत आवाज में कहती है वो चाहे बताए या फिर ना बताए, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो जरूरी होगा वो मुझे जरूर बता देगा। अभी म्यूचेन वेंग चिंगशुआन को नाराज नजरों से देख रहा था। उसे साफ लग रहा था कि लड़की दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनाना चाहती है। हाउएवर उसके और लोली के बीच का ट्रस्ट ये इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। वेंग चिंगशुआन की आंखों में खुशी चमकती है। वो लोली के पास आके उसके हाथों को पकड़ लेती है और हंस के कहती है लोली तुम सच में बहुत अंडरस्टैंडिंग हो और मुझे अब तुम और भी ज्यादा पसंद आने लगी हो। इन स्मेली मैन को छोड़ के मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ रहेंगे। इस तरीके से इस ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट की चैंपियनशिप को हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। लोली और वेंग चिंगशुआन को इतने करीब देख के शो हुआंग और बाकी के लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन म्यूचेन की नजरें वेंग चिंगशुआन पे टिकी रहती हैं। उसे उसकी टीजिंग को ज्यादा ही सस्पिशियस लग रही थी। वेंग चिंगशुआन लोली के हाथ पकड़े रहती है, फिर एक ऐसे एंगल से जहाँ से लोली उसे देख नहीं सकती थी वो म्यूचेन की तरफ अपनी भौहें उठाती है। बेसिकली वो उसे प्रोवोक कर रही थी। उसके होठ हल्के से हिले थे, लेकिन म्यूचेन साफ पढ़ लेता है कि मैं लोली को तुमसे छीन लूंगी। वेंग चिंगशुआन के शब्दों को पढ़ के म्यूचेन की आंखें हल्की फैल सी जाती हैं। अब उसे समझ में आ गया था कि वेंग चिंगशुआन एक्चुअली में लोली में इंटरेस्ट नॉर्मल फ्रेंडशिप वाला नहीं रखती। क्या अब उसकी लव राइवल कोई लड़की बनने वाली है? म्यूचेन उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। वेंग चिंगशुआन बिना शर्म के ब्यूटीफुल स्माइल देती है और लोली के हाथ पकड़े रहती है। दोनों इतने करीब खड़ी थी कि म्यूचेन के अंदर जेलसी उठने लगती है। हालांकि बाकियों को भी वेंग चिंगशुआन और लोली की इंटीमेसी थोड़ी अजीब सी तो लग रही थी, लेकिन कोई गलत मीनिंग नहीं निकालता है। स्पेशली वेंग चिंगशुआन के टीममेट्स को उसका कॉन्फिडेंस और फ्री नेचर काफी पसंद था। आखिरकार म्यूचेन को ही बीच में आना पड़ता है। वो हल्का सा खांसता है और लोली की रिस्ट को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो दोनों लड़कियों के बीच में आ गया था। फिर वेंग चिंगशुआन से पूछता है हम डिवाइन वुड पैलेस के लिए कब निकलेंगे? वेंग चिंगशुआन उसे देख के पहले आंखें रोल करती है, फिर जवाब देती है जितनी जल्दी हो सके। सभी 6 डिवाइन कोटास अलग अलग ग्रुप्स के हाथों में आ चुके हैं। उन्हें भी मेन रेमनेंट की लोकेशन में जाने की जल्दी होगी, इसलिए वो अपनी जर्नी को शुरू कर चुके होंगे। डिवाइन वुड पैलेस कोई ऑर्डिनरी रेमनेंट नहीं है। वहाँ कई एंशिएंट इनहेरिटेंसेस मौजूद हैं। उनमें से बस एक के मिल जाने पर भी पूरी टीम की स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। म्यूचेन से हिला के पूछता है बाकी 5 डिवाइन कोटास किसके पास हैं? वेंग चिंगशुआन जवाब देती है एक है एकेडमी अलायंस के पास, फिर सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी और मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी के पास भी एक एक है। बाकी के 2 किसके पास है मुझे नहीं पता, लेकिन जो डिवाइन कोटास हासिल करके उसे बचाए रख सकता है वो कमजोर तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए डिवाइन वुड पैलेस में आने वाले सारे ग्रुप्स पावरफुल होंगे। फिर उसके एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो गए थे और वो बोलती है टूर्नामेंट अब अपने हीटेड फेस में एंटर हो रहा है। जो हिडन एक्सपर्ट्स अब तक सामने नहीं आए थे वो भी धीरे धीरे दिखाई देने लगे हैं। इस बार कंपटीशन पहले से ज्यादा डेंजरस होगा, यहाँ तक कि मुझे भी चैंपियनशिप जीतने में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं इसीलिए कोलैबोरेशन के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। म्यूचेन ध्यान से उसकी बात सुनता है। वेंग चिंगशुआन आगे कहती है एकेडमी अलायंस के 4 लीडर्स हैं, उनमें से 3 को तो मैं जानती हूँ। वो सभी पावरफुल हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी ट्यूबलेशन एक्सपर्ट्स को भी डिफीट कर चुके हैं। ये सुन के म्यूचेन की भौहें हल्की सी उठती हैं। ऐसे एक्सपर्ट्स टूर्नामेंट की अभी के स्टेज में टॉप लेवल माने जाते हैं। वो पूछता है चौथा लीडर कौन है? वेंग चिंगशुआन से हिला के कहती है एकेडमी अलायंस का हेड काफी मिस्टीरियस है, उसी ने पूरा अलायंस बनाया है, लेकिन मैंने भी उसका असली चेहरा नहीं देखा। बाकी के तीनों लीडर्स घमंडी हैं जो कि अपने आप को छिपाते नहीं है। हाउएवर उस लीडर की स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो सकती है। म्यूचेन और बाकी लोग अच्छे से फील कर पा रहे थे कि डिवाइन वुड पैलेस के लिए होने वाली फाइट एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। फिर वो पूछता है सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी का डिवाइन कोटर जिशुआन के पास है? वेंग चिंगशुआन जवाब देती है कंफर्म नहीं है। सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के चारों टीम्स उनके 4 ग्रेट होली सन्स लीड कर रहे हैं, लेकिन इनमें से हमारा 2 पे कुछ खास ध्यान होना चाहिए। ये सुन के म्यूचेन की आंखों में
इंटरेस्ट दिखाई देता है। वैंग चिंगशुआन बोलती है चारों ग्रेट होली सन्स में वांग जोंग को सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है और दूसरा है जीशुआन। जीशुआन के पास सबसे कम एक्सपीरियंस है लेकिन उसकी रियल डेप्थ उसे अब तक कोई अच्छे से समझ नहीं पाया है। मुझे लगता है इस बात को तुम भी अच्छे से जानते होगे। म्यूचन की आंखों में कोल्ड लाइट दिखाई देती है। वो धीमी आवाज में कहता है ग्रेट होली सन वांग जोंग। म्यूचन ने जिस शाहो को हराया था वो भी 4 होली सन्स में से था, लेकिन वैन चिंगशुआन की बात क्लियर थी कि वांग जोंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। वैन चिंगशुआन आगे बोलती है डिवाइन वुड पैलेस में आने वाली सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी, इनकी टीम को लीड करने वाला वांग जोंग या फिर जीशुआन ही होगा। म्यूचन अपने सिर को हिलाता है। इन दोनों में से कोई भी आए वो आसान अपोनेंट नहीं होने वाला। वैंग चिंगशुआन कहती है अपना कोटा निकालो, हमें निकलना चाहिए। म्यूचन अपनी हथेली को खोलता है जिसपे दिखाई देता है डिवाइन वुड प्लेग। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के एंटर करते ही डिवाइन वुड में से एक एमरल्ड ग्रीन लाइट निकलती है जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करने लगी थी। वैंग चिंगशुआन उस तरफ देख के बोलती है नॉर्थ वेस्ट। म्यूचन प्लेग को वापस रख के कहता है चलो चलते हैं। फिर क्या इस इलाके में वूश की आवाजें गूंजती हैं। ये लाइट रेस में बदल के यहाँ से आगे शूट हो जाते हैं। लोली शू हुआंग, जाओ चिंगशन, म्यू फेंगयांग इनके पीछे गए थे। वैंग चिंगशुआन भी अपने चारों टीममेट्स को साथ में लेके बढ़ती है। फिर हमारे सामने से सीन शिफ्ट हुआ था। शैटर्ड कॉन्टिनेंट का ये फ्रेगमेंट काफी बड़ा था। इवन लगातार 5 दिन तक ट्रेवल करने के बाद भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन रास्ते में साफ महसूस होने लगा था कि टूर्नामेंट अब पहले से कई ज्यादा वॉलेंट हो चुका है। हर डायरेक्शन में ग्रुप्स की बैटल चल रही होती हैं, कई छोटी फाइट्स होती हैं तो कई हजारों लोग भी लड़ रहे थे। उन बैटल से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस इवन आसमान के माहौल को भी बदल के रख देती हैं। म्यूचन और बाकी लोग इसमें इंटरफेयर नहीं करते। अभी पॉइंट्स के लिए फाइट करना अननेसेसरी था क्योंकि इसका भी बाद में समय आएगा। और वैसे भी वैंग चिंगशुआन की फर्स्ट रैंक टीम उनके साथ ट्रेवल कर रही थी, इसलिए कोई ग्रुप इन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करता। 3 दिन और गुजरने के बाद डिवाइन वुड प्लेग की लोकेशन के हिसाब से ये काफी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे। वो प्लेग भी हल्की सी गर्म होने लगी थी। इसका मतलब था कि वो मेन रेमिनेंट के करीब पहुंच रहे हैं। ये सीन एक माउंटेन पीक का था जहाँ पे रुक के म्यूचन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देखता है। वो कहता है कि डिवाइन वुड पैलेस के रेमिनेंट्स यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर दूर हैं, जो कि एक एंशिएंट माउंटेन रेंज होनी चाहिए। हमारी स्पीड से हम कल तक वहाँ पहुंच जाएंगे। लियोली आसपास नजर घुमा के बोलती है ये शैटर्ड कॉन्टिनेंट के सेंट्रल रीजन के करीब है। ये आने वाले ग्रुप्स लगातार स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और डिवाइन वुड पैलेस की लोकेशन शायद अब काफी लोगों को पता चल चुकी होगी। म्यूचन सिर हिलाता है। रास्ते में इन्हें कई ऐसे ग्रुप्स मिले थे जो कि उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। वैन चिंगशुआन कहती है यहाँ से 500 किलोमीटर आगे एक ट्रांजैक्शन बेस है, वहाँ पे कई ग्रुप्स और वैल्यूएबल आइटम्स मिलेंगे। हमें वहाँ पे कुछ समय तक रुकना चाहिए, स्पेशली कॉम्बैट स्पिरिट पिल्स को कलेक्ट करना यूजफुल होगा। म्यूचन अपनी नाक रगड़ के बोलता है वो कॉम्बैट स्पिरिट पिल्स काफी एक्सपेंसिव होती हैं, हमारे पास उन्हें खरीदने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। वैन चिंगशुआन अपनी आंखें रोल करके बोलती है मैंने तुमसे पेमेंट करने के लिए कब कहा। फिर वो बिना टाइम वेस्ट किए आगे शूट हो जाती है। म्यूचन हेल्पलेसली अपने कंधों को फैलाता है और बाकी लोगों के साथ उसके पीछे बढ़ गया था। इन्हें कुछ घंटों के बाद अनेकों स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस होती हैं। आसमान में हजारों लाइट रेस एक जगह पर डिसेंड हो रही थी। ये एक बहुत बड़ा टेम्परेरी टाउन बन गया होता है। यही था वो ट्रांजैक्शन बेस। म्यूचन अपने ग्रुप को लेके नीचे जाने वाला होता है। हाउएवर तभी लोली को अचानक से जमते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी, वो गायब हो गई थी और आंखों में दिखाई देता है कोल्ड किलिंग इंटेंट। वो म्यूचन से आगे बढ़कर दूसरे माउंटेन पीक की तरफ देखने लगी थी। वहाँ पे दर्जनों फिगर्स मौजूद थे। ये 2 या 3 ग्रुप्स लग रहे थे। खास बात ये थी कि इन सबने ब्लड रेड रोज पहन रखी होती हैं। इनकी बॉडी से निकलने वाली वो अजीब सी फ्लक्चुएशंस म्यूचन को एक अनकंफर्टेबल फीलिंग देती हैं। वैंग चिंगशुआन भी ने नोटिस करके कहती है क्या हुआ। लियो ली की लुओसेन सोर्ड पे ग्रिप टाइट हो जाती है। वो म्यूचन की तरफ देख के सीरियस आवाज में कहती है लगता है ये ब्लड गॉड क्लैन के लोग हैं। ये सुनते ही म्यूचन की आंखें श्रिंक हो गई थी। इस वेस्टर्न हेवन वर्ल्ड के 4 गॉड क्लैंस में से एक ब्लड गॉड क्लैन। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में भी आएंगे। क्या उनका टारगेट लोली थी? बेसिकली अगर आपने डोंगुआ फॉलो किया है तो नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में म्यूचन ने ब्लड गॉड क्लैन के शूशी को हराया था। हालांकि शूशी बुरी हालत में घायल हुआ था, फिर भी उसने लोली की खबर अपने क्लैन तक पहुंचा दी होती है। लो गॉड क्लैन के लिए लोली की इंपॉर्टेंस देखते हुए ब्लड गॉड क्लैन जरूर एक्शन लेगा। इसी वजह से सामने खड़े लोगों को देख के म्यूचन की नजरें कोल्ड हो जाती हैं। वेस्टर्न हेवनली वर्ल्ड यहाँ से बहुत दूर था, यहाँ तक कि सॉवरन रियम के एक्सपर्ट्स को भी वहाँ से आने में काफी समय लगता। इसलिए इन लोगों का यहाँ पे दिखाई देना बस एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इनका टारगेट लोली थी। फिर म्यूचन की नजरें जाती हैं ग्रुप में सबसे आगे खड़े नौजवान पे। इसने भी वो खूनी रंग की रोज पहन रखी थी, लेकिन स्लीव्स पे सुनहरे पैटर्न्स देखे जा
सकते थे। उसका चेहरा हैंडसम था और उसका स्टेटस बाकियों से अलग लग रहा था। वो तुरंत ही लोली को देख के स्माइल पास करता है और कहता है, लोली आखिरकार तुमसे मुलाकात हो गई। लोली की तलवार पे ग्रिप और भी टाइट हो जाती है। वो कहती है, शू ट्यांडू, मैंने सोचा नहीं था कि ब्लड गॉड क्लैन का फोर्थ प्रिंस यहाँ पे खुद आएगा। शोए ट्यांडू मुस्कुरा के बोलता है, तुम्हें मेरा नाम याद है, ये जानकर खुशी हुई। इतना कह के वो अपने लोगों को लेके आगे बढ़ने लगता है। उसके पैरों के नीचे ब्लड मिस्ट घूमती है और उससे निकलने वाला वो अजीब सा ऑरा आसपास की स्पेशल एनर्जी को डिस्टर्ब करने लगता है। शू हुआंग और बाकी तुरंत ही अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करके रेडी हो जाते हैं। वहीं पे वेंग चिंगशुआन की आंखों में हल्का सा इंटरेस्ट दिखाई दिया था। शोए ट्यांडू थोड़ी दूर रुक के बोलता है, 1 साल पहले शुशे ने खबर भेजी कि तुम नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में हो। उस खबर ने हमारे क्लैन में काफी हलचल मचा दी थी। तुम लुओ गॉड क्लैन की फ्यूचर एम्प्रेस और उनकी आखिरी उम्मीद हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ तो लुओ गॉड क्लैन पूरी तरीके से डिस्पेयर में चला जाएगा। ये लुओ टियानशन के लिए भी बहुत बड़ा ब्लो होगा। वो हल्की स्माइल के साथ आगे बोलता है, मुझे इसलिए यहाँ पे भेजा गया। लियोली इंडिफरेंट टोन में रिप्लाई देती है कि ब्लड गॉड क्लैन सच में मुझे काफी इंपॉर्टेंस देता है। चोए ट्यांडू ध्यान से कहता है, तुम मेरे साथ वेस्टर्न हेवली वर्ल्ड लौट चलो। वहाँ लगातार वॉर चल रहे हैं और लुओ गॉड क्लैन बार बार डिफीट हो रहा है। अगर तुम मुझसे मैरिज कर लो तो मैं अपने क्लैन के एल्डर से कह के दोनों क्लैंस को यूनाइट करने की बात करूंगा। फिर ब्लड गॉड क्लैन और लुओ गॉड क्लैन मिलके दोनों गॉड क्लैंस को खत्म कर सकते हैं। इससे तुम्हारा क्लैन भी बच जाएगा। सोचो तुम्हारे एक डिसीजन से कितने लोगों की जान बच सकती है। ये सुन के लोली की आंखों में किलिंग इंटेंट दिखाई देने लगता है, लेकिन उसका जवाब देने से पहले ही म्यूशन ने अपने कदम को आगे बढ़ा दिया था। वो शुए ट्यांडू को देख के बोलता है, सॉरी, लेकिन इस लड़की ने पहले किसी को चुन लिया है और तुम्हारी पर्सनैलिटी को देख के लगता है कि तुम किसी क्लैन के सेवियर बनने के लायक नहीं हो। ये सुन के शुए ट्यांडू की आंखें तुरंत ही कोल्ड हो जाती हैं। वो पूछता है, तुम कौन हो? मैं लोली से बात कर रहा हूँ, बीच में बोलने की तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है? लोली शांत आवाज में जवाब देती है, क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? ये सुन के फाइनली शुए ट्यांडू म्यूशन को देखता है। वो मॉकिंग स्माइल के साथ बोलता है, लोली तुमने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। वेस्टर्न हेवली वर्ल्ड के अनेकों टैलेंटेड यूथ तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन तुमने इन सबको इग्नोर करके एक छोटी सी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के लड़के को चुना। तुम जानती हो कि अगर ये खबर वेस्टर्न हेवली वर्ल्ड में पहुंची तो लुओ गॉड क्लैन के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। कई पावरफुल फोर्सेस पहले से ही तुम्हें हासिल करने का मौका ढूंढ रही हैं। लियोली कोल्ड आवाज में जवाब देती है, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ब्लड गॉड क्लैन पिछले कई सालों से हमारे खिलाफ घटिया मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा है। अटैक करना है तो फिर सीधे करो, लेकिन याद रखना कि लुओ गॉड क्लैन खत्म भी हुआ तो तुम्हारे ब्लड गॉड क्लैन को साथ लेके डूबेगा। ये सुन के शो ट्यांडू का चेहरा डार्क हो जाता है। वो धीरे से कहता है, जब तुम प्यार से बात नहीं मान रही हो तो मुझे फोर्स इस्तेमाल करनी होगी। ये सुन के म्यूशन के चेहरे पे दिखाई देती है कोल्ड स्माइल और बॉडी से क्रैकल के साउंड साथ ब्लैक लाइटिंग चमकती है। वो कहता है, लोगों को वापस ले जाने की चिंता बाद में करना, पहले ये सोचो कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे या नहीं। चोए ट्यांडू की आंखों में ब्लड रेड लाइट दिखाई दी थी। वो स्नीयर करता है कि बस एक ह्यूमन बॉडी ट्यूबलेशन मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा है। म्यूचन इसका कोई जवाब नहीं देता, बस जमीन से बैंग की साउंड सुनाई देती है। उसका जैसे नीचे पैर प्रेस हुआ था वो डायरेक्टली शोए ट्यांडू की तरफ शूट हो जाता है। शोए ट्यांडू लो गॉड क्लैन के नाम को लेके लोली को फोर्स करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अब म्यूचन शब्दों में टाइम बर्बाद नहीं करेगा। ब्लड गॉड क्लैन के बाकी के लोग आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन शोए ट्यांडू हाथ उठा के उन्हें रोक देता है। ब्लड गॉड क्लैन के प्रिंस होने के नाते वो म्यूचन जैसे अपोनेंट के खिलाफ किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता था। उसकी बॉडी में से ब्लड मिस्ट इरप्ट होती है, सुनाई देती है शाबू की आवाज। फिर वो एक लाल रंग की रोशनी में बदल के सीधा शूट हो जाता है म्यूचन की तरफ। वो ब्लडी ऑरा पूरे आसमान में फैला था। हम आसमान में उस स्कारलेट यानी कि लाल रंग की रोशनी को इकट्ठा होते हुए देखते हैं। शोए ट्यांडू हाथ उठा के कहता है, ब्लड गॉड पाम। उसका ऑरा करीब 100 मीटर के ब्लडी पाम में बदल जाता है, जो टेरिफाइंग प्रेशर के साथ म्यूचन को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। उस अटैक की पावर को देख के शू हुआंग और बाकियों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्यूबलेशन एक्सपर्ट भी इसका डायरेक्टली सामना नहीं कर सकते। लियर चिंता से भरी आवाज में कहती है, क्या म्यूचन इसे रोक पाएगा? वेंग चिंगशुआन कामली जवाब देती है कि शुए ट्यांडू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन म्यूचन को अंडरएस्टिमेट मत करो, वो अपनी स्ट्रेंथ को काफी अच्छे से छिपा रहा है। उस ब्लडी पाम के सामने म्यूचन के सारे भागने के रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन म्यूचन पीछे हटने के लिए तैयार भी नहीं था। उसकी आंखों में कोल्ड लाइटिंग चमकती है, फिर जीजी क्रैकल के साउंड साथ वो तेज से हैंड सील्स को चेंज करता है। ब्लैक लाइटिंग उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगती है। उसके चेस्ट पे एक के बाद एक लाइटिंग रून्स दिखाई देने लगे थे। 1 2 3 4, पहले तो 4 रून्स होते हैं, लेकिन लाइटनिंग यहाँ पे रुकती नहीं है। चारों रून्स के पास लाइटिंग दोबारा से इकट्ठी होती है और धीरे धीरे
एक 5th लाइटनिंग रून बन जाता है। ये था 5 रून लाइटनिंग फिजिक। ह्यूमन बॉडी ट्रिब्यूलेशन पास करने के बाद म्यूचन की लाइटनिंग गॉड फिजिक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी थी। फिर क्या सबके कान में जाती है बैंक की आवाज। 5th रून बनते ही ब्लैक लाइटनिंग उसकी बॉडी से वॉलेंट तरीके से फैली थी। उसका शरीर पहले से टॉल और स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। इस पर ऐसा लगता है जैसे म्यूचन की आंखें ब्लैक लाइटिंग से भरी हों और टेरिफाइंग फिजिकल पावर वोल्केनो की तरह उसकी बॉडी से बाहर आती है। म्यूचन ऊपर जाने वाले ब्लडी पाम को देख के अपनी हथेली को उठाता है, फिर पंच को डायरेक्टली शूट करता है। एक बैम का साउंड गूंजा था। उसकी फिस्ट से निकलने वाली ब्लैक लाइटिंग एक बहुत बड़े लाइट पिलर में बदलती है, जो कि नेक्स्ट मिनट में सीधा उस ब्लड गॉड पाम को चीर डालती है। बिजलियों की तेज रोशनी जी जी की आवाजों के साथ कई 100 किलोमीटर तक फैल जाती है। हम उस ब्लड पाम के बीच से बहुत सारे क्रैक्स को बनते हुए देखते हैं और वो छोटे छोटे लाइट डॉट्स में बदल कर बिखर जाता है। म्यूचन धीरे से अपने सर को उठाता है। उसकी वो लाइटिंग से भरी हुई आंखें डार्क एक्सप्रेशन वाले शुए टियांडू पे टिक गई थी। वो कोल्ड आवाज में कहता है, ब्लड गॉड क्लैन का प्रिंस क्या बस ऐसी ही स्ट्रेंथ को रखता है। ब्लैक लाइटिंग से घिरा हुआ म्यूचन आसमान में खड़ा हुआ था। ह्यूमन बॉडी ट्रिब्यूलेशन को पास करने के बाद उसकी लाइटनिंग गॉड फिजिक 5 रून लाइटनिंग फिजिक तक पहुंच चुकी होती है। अब वो स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रिब्यूलेशन एक्सपर्ट्स का सामना करने से बिल्कुल नहीं डरता था। इस शुए टियांडू की स्ट्रेंथ नॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रिब्यूलेशन एक्सपर्ट से ऊपर थी, लेकिन अभी वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा होता है कि म्यूचन उसे डरे। हमारा फोकस गया था शुए टियांडू के ऊपर, जिसका चेहरा डार्क हो गया था। उसकी बॉडी से ब्लड रेड लाइट और थिक ब्लडी ऑरा निकलने लगा था। वो कोल्ड वॉइस में कहता है, आखिरकार तुम हो कौन जो ब्लड गॉड क्लैन को प्रोवोक करने की हिम्मत कर रहे हो। उसकी हथेली में डेंजरस ब्लड लाइट इकट्ठी होने लगी थी। पीछे खड़े ब्लड गॉड क्लैन के बाकी के मेंबर्स भी बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। लियोली का चेहरा चिली होता जा रहा था। इस समय उसके हाथ की लियो गॉड सोर्ड हम की आवाजों के साथ एक शार्प सोर्ड इंटेंट को फैलाने लगी थी। अच्छी बात यह है कि इस बार उसकी टीम में भी पावरफुल एक्सपर्ट्स की कमी नहीं होती है, क्योंकि इसी मोमेंट में वैंग चिंगशुआन भी आगे बढ़ती है। उसके हाथ में दिखाई देता है गोल्डन स्पीयर और वो स्माइल के साथ बोलती है, अगर फाइट करनी है तो हमें मत भूलना। ये वेस्टर्न हेवली वर्ल्ड नहीं है जहाँ पे ब्लड गॉड क्लैन अपनी मन मर्जी चलाए। शु हुआंग, पिनर, लियर और बाकी सभी तुरंत ही कॉम्बैट रेडी हो गए थे। दोनों साइड्स के बीच में एटमॉस्फेयर बहुत टेंस हो जाता है। शुए टियांडू वैंग चिंगशुआन को देख के कहता है, वैंग चिंगशुआन वो ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट की फर्स्ट टीम के बारे में अच्छे से जानता था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वैंग चिंगशुआन म्यूचन और लूली के साथ खड़ी होगी। वैंग चिंगशुआन जवाब देती है, हाँ मैं ही हूँ। शुए टियांडू कुछ समय तक सामने की लाइनअप को देखता रहता है। अगर यहाँ पे बैटल होती है तो फिर जीतने के बाद भी ब्लड गॉड क्लैन को भारी नुकसान सहना पड़ेगा। वो स्नॉट करके बोलता है, मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम भी डिवाइन वुड मेंशन जा रहे हो राइट। डिवाइन वुड पैलेस के अंदर हम हिसाब किताब पूरा करेंगे। फिर वो म्यूचन की तरफ इशारा करके बोलता है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमेशा हमसे कोई ना कोई पावरफुल जरूर होता है। वो हाथ वेव करके कहता है, चलो। लेकिन लगता है म्यूचन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। वो अपनी हथेली को आगे बढ़ाता है, जिससे ब्लैक एंड व्हाइट स्पेशल एनर्जी का एक पावरफुल गुच्छा सीधा शूट हो जाता है टियांडू की तरफ। शुए टियांडू कहता है, मेरा तुम्हें हराना थोड़ा ट्रबलसम होगा, लेकिन तुम्हारे पास मुझे रोकने की स्ट्रेंथ नहीं है। वो दोनों हाथों से सील बनाता है, गूंजती है बैंग की आवाज। उनके ग्रुप्स के बीच में ब्लड मिस्ट फैल जाती है। नेक्स्ट मोमेंट में इनके फिगर्स गायब हो गए थे। ये देख के म्यूचन की आंखें हल्की से सिकुड़ जाती हैं। अभी उस ब्लड मिस्ट के अंदर से 10 रोशनियां अलग अलग डायरेक्शन में जा चुकी होती हैं। ये एक स्पेशल एस्केप टेक्निक थी, इसलिए इन्हें चेस करना मुश्किल था। ये शुए टियांडू घमंडी जरूर था, लेकिन ब्लड गॉड क्लैन का प्रिंस होने की वजह से उसके मेथड्स भी नॉर्मल नहीं होते हैं। म्यूचन उस दिशा की तरफ देख के मनी मन में सोचता है कि वो भी डिवाइन वुड पैलेस जाएगा। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट दिखाई देता है। शुए टियांडू लोली के लिए फ्यूचर थ्रेट था। अगर उसे मौका मिला तो म्यूचन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि इसे शैटर्ड कॉन्टिनेंट में दफन किया जाए। धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से ब्लैक लाइटनिंग गायब होने लगती है। वो वापस से अपने ग्रुप के पास आ जाता है। लोली के एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट थे। वो कहती है, ये ब्लड गॉड क्लैन की ब्लड एस्केप टेक्निक है। ये एस्केप करने में बहुत पावरफुल है। अभी उसे फुल बैटल अवॉइड करना ही बेहतर होगा। हमें वैसे भी आगे और भी चांसेस मिलने वाले हैं। म्यूचन से लाता है, फिर शुए टियांडू के गायब होने वाली जगह को देख के बोलता है, जब वो यहाँ से तुम्हें कैप्चर करने आई है तो फिर उन्हें वापस लौटने की जरूरत नहीं है। उसकी बात को सुन के लोली के दिल में गर्माहट फैल जाती है। वहीं पे पिनर और लेयर भी हंस के बोलती है, ब्रदर म्यूचन आप सच में काफी डोमिनेटिंग हो। वैंग चिंगशुआन भी उसे बगल से देखती है, यानी कि साइड ग्लैंस देती है और कहती है, बस डोमिनेटिंग होने से क्या होगा, हमने डिवाइन वुड माउंटेन पहुंचने से पहले डेंजरस एनिमी बना लिए है। फिर वो हंस के बोलती है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देख के मुझे काफी अच्छा लगा। तुम अगर अभी सामने नहीं आते तो मैं तुम्हें एक मर्द नहीं मानती। उसकी कभी तारीफ तो कभी इंसल्ट वाली टोन को सुन के म्यूचन हल्का सा हेल्पलेस
ब्रेथलेस हो जाता है। उसे शुए ट्वेंटी से ज्यादा वेंग चिंगशुआन हेडेक दे रही थी। लोली म्यूचेन की तरफ देख के बोलती है, शुए ट्वेंटी ट्रबलसम जरूर है, लेकिन उसने अटैक किया तो कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने होंगे। ये सुनकर वेंग चिंगशुआन अपने मुंह को फुला के कहती है, ठीक है, तुम हमेशा उसी की साइड लो। फिर वो ट्रांजैक्शन बेस की तरफ देखती है और कहती है, हमें अंदर चलना चाहिए। डिवाइन वुड पैलेस में कई बैटल्स होंगी, इसलिए पहले प्रॉपर प्रिपरेशन जरूरी है। म्यूचेन भी सिर हिला देता है। डिवाइन वुड माउंटेन पहुंचने से पहले सच में इन्हें अच्छे से तैयारियां जरूर करनी होंगी। मेन रेमिनेंट में न जाने कितने हिडन एक्सपर्ट्स दिखाई देंगे और शायद ये बैटल पूरे टूर्नामेंट के रुख को बदल सकती है। ये सब दोबारा से आगे बढ़ने लगे थे। सामने एक टेम्परेरी टाउन दिखाई दे रहा था और आसमान से आने वाली वो अनेकों लाइट रेस उसी दिशा में जा रही होती है। उस ट्रांजैक्शन बेस के बाहर पहुंच के ये लोग कुछ समय तक इंतजार करते हैं। टूर्नामेंट के शुरू होने के बाद इनके लिए पहली बार था जब इतनी सारी टीम्स बिना किसी फाइट के इकट्ठा हो रही हैं। नॉर्मली अगर ये ग्रुप साथ में आते हैं तो पूरा एरिया बैटलफील्ड बन जाता है। वेंग चिंगशुआन यहाँ से काफी फेमिलियर लग रही थी। वो हाथ घुमा के बोलती है, चलो। उसके पीछे सब टाउन में एंटर कर लेते हैं। फिर हमारा उन गलियों पे ध्यान जाता है जहाँ पे अनेकों कल्टीवेटर्स और स्टॉल्स मौजूद थी। जैसे म्यूचेन का ग्रुप यहाँ पे अपियर हुआ था, आसपास का नॉइज इनके कानों में जाता है। वो अनेकों नजरें इनकी तरफ घूम जाती हैं। ज्यादातर लोगों का ध्यान वेंग चिंगशुआन और लोली पे था। या वेंग चिंगशुआन सबसे ज्यादा फेमस थी, सब जानते थे कि वो फर्स्ट रैंक टीम की कैप्टन है, लेकिन लोली को देख के लोग ज्यादा सरप्राइज होते हैं। ब्यूटी और अपीयरेंस में वो वेंग चिंगशुआन से बिल्कुल कम नहीं थी। लोली चुपचाप से अपनी लूसेंट सोर्ड को पकड़ के आगे बढ़ रही थी। उसकी वो क्लियर आंखें आसपास बस एक बार नजर घुमाती थी, फिर वो किसी पे ध्यान नहीं देती। वहीं पे वेंग चिंगशुआन के चेहरे पे होती है चार्मिंग स्माइल, लेकिन उसकी फिनिक्स जैसी आंखों में प्राइड साफ दिखाई देता है। कुछ कॉन्फिडेंट नौजवान अपने सीने को बाहर निकाल के खड़े होते हैं। वेंग चिंगशुआन उनकी तरफ इंडिफरेंट नजर डाल के आगे बढ़ जाती है, जिस वजह से वो तुरंत ही डिसअपॉइंटेड होकर शांत हो गए थे। और चिंगशुआन का ये प्राउड नेचर ही था जो उसे डिफिकल्ट के साथ साथ और भी अट्रैक्टिव बनाता था। म्यूचेन नोटिस करता है कि कई नजरें लोली पर भी टिकी हैं। उसका चेहरा तुरंत ही गुस्से से भर जाता है। तभी लोली अचानक से आगे बढ़ के उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसका चेहरा हल्का सा लाल था। हमारे कान में तुरंत ही वूश की साउंड जाती है। आसपास के क्राउड में तुरंत ही हलचल मच गई थी। अब उन सभी नजरों में बस एडमिरेशन नहीं बल्कि हॉस्टिलिटी और जेलसी भी होती है, जिनका टारगेट था म्यूचेन। इवन अभी म्यूचेन भी काफी सरप्राइज था। लोली नॉर्मली पब्लिकली इतना ओपन तरीके से बिहेव नहीं करती थी। वो धीमी आवाज में कहती है, इसे छोटा सा रिवॉर्ड समझो। म्यूचेन तुरंत ही समझ जाता है कि वह शुए ट्वेंटी के सामने आने वाले बिहेवियर के बारे में बात कर रही है। उसके चेहरे पे स्माइल आती है। आगे चल रही वेंग चिंगशुआन पीछे की हलचल सुन के साइड में देखती है। लोली को म्यूचेन का हाथ पकड़े हुए देख के वो मनी मन में स्नॉट करती है और होठों पे अचानक से आती है डेंजरस स्माइल। म्यूचेन उसे नोटिस करता है और उसके दिल में एक बुरी फीलिंग आई थी, लेकिन उसे रिएक्ट करने का कहाँ ही मौका मिलने वाला था। वेंग चिंगशुआन पीछे मुड़ती है। उसके चेहरे पे सांसों को चुरा लेने वाली स्माइल थी और वो आगे बढ़ के म्यूचेन की दूसरी कलाई पकड़ लेती है और उसे अपने साथ टाउन के अंदर खींच के ले गई थी। अगले मोमेंट में पूरा ट्रांजैक्शन बेस बिल्कुल शांत पड़ जाता है। दूसरी तरफ म्यूचेन की बॉडी पसीने से ढक जाती है। पहले लोगों की नजरों में बस जेलसी थी, अब वहाँ पे जेन्युइन किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा था। म्यूचेन के होठ हल्के से कांपते हैं। वो मनी मन में सोचता है, वेंग चिंगशुआन सच में एक डीमनेस है। अब वेल इस सीन को देखे क्या आपको बीटीटीएच की याद नहीं आ गई है? मुझे तो वो सीन याद आ रहा है जब शुरुआत में जियान क्वीन मेडुसा के साथ मार्केट से गुजरता था और लोग उसकी तरफ देखते ही रह जाते थे। आफ्टर ऑल क्वीन मेडुसा इतनी ब्यूटीफुल जो होती है। एंड डोंट वरी, भले इस सीरीज में म्यूचेन की बस एक ही वाइफ होने वाली है, लेकिन तब भी आपको ऐसे सीन्स और भी दिखाई देंगे। और अगर आप उन्हें लगातार एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस एपिसोड के बारे में आपके क्या ख्याल है हमें डेफिनेटली बताना, और अगर सजेशन हो तो डेफिनेटली हम उसे जानना चाहेंगे। और जिनसे इंतजार नहीं होता है नेक्स्ट एपिसोड का, वो उसे आज शाम को ही देखना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं हेल गार्डन के मेंबरशिप प्रोग्राम को। अंटिल देन दिस इज गुड बाय।